बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने आज मैमो सिंटिग्राफी भी इसको कह सकते हैं, ब्रेस्ट सिंटिग्राफी हम कह सकते हैं। तो हमने ये स्टडी करना है, ठीक है। इसमें हम इसके इंडिकेशंस देखेंगे, उसके बाद इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखेंगे, रेडियो फार्मास्यूटिकल देखेंगे कि हमने कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ करना है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि हमने जो पेशेंट है उसकी प्रिपरेशन कैसे करवानी है, उसको प्रिपेयर कैसे करना है, उसकी पोजीशन कैसे बनानी है, किस तरह के इमेजेस आपने लेने हैं। उसके बाद फिर डायग्नोसिस क्या है, और फिर हम एट द एंड जो सिंपल हमारे पास ब्रेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं जो मैमोग्राफी होती है, उसके साथ इसका क्या डिफरेंस है कि हम ये यूज़ करते हैं, हम उसको या उसके बाद करते हैं या उससे पहले करते हैं, या अगर हम वो यूज़ कर लें तो हमें सिंटिग्राफी की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, तो ये हम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम एनाटमी देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं ओवरलुक करूंगी, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम एनाटमी का जो सब्जेक्ट है वो पहले से पढ़ चुके हैं। तो हम सिर्फ इसको हल्का सा गो थ्रू करेंगे ताकि हमें जो चीज़ें हैं वो रिवाइज हो सकें। अगर हम ब्रेस्ट एनाटमी की बात करें तो हम कहते हैं ईच ब्रेस्ट हैज़ 15 to 20 सेक्शंस, जिनको हम लोब्स कहते हैं, ठीक है, जो कि डक्ट्स की एक आगे मतलब उसकी ही आगे कंटिन्यूशन होती है, ठीक है। इसमें क्या होती हैं, अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें तो डक्ट्स होती हैं, लोब्स होती हैं जिनको हम लोब्यूल्स, आगे जब उसका आगे सब सेक्शन बनता है, ठीक है, स्मॉल बनती हैं, ठीक है, और ज़्यादा जब वो डिवाइड हो जाती हैं तो फिर वो लोब्यूल्स होती हैं। अब क्या है, दीज लोब्स हैव मैनी स्मॉल लोब्यूल्स, कि लोब्स जब आगे डिवाइड होती हैं तो वो स्मॉल वेसल्स में, आप ये कहने के स्मॉल डक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो उसको हम लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब उसने एंड कहाँ पे होना है, अब ये लोब के बाद लोब्यूल्स हैं, लोब्यूल्स ने एंड कहाँ पे होना है, टनी बल्ब्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, डजन्स होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, विच एंड्स इन डजन्स ऑफ टनी बल्ब्स, ठीक है, दैट कैन प्रोड्यूस मिल्क। तो मीन्स कि ये जो हमारे पास लोब्स आ रही हैं, इनका फंक्शन क्या है कि इन्होंने जो मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है, जो कि हमारे पास एंड पे बल्ब्स हैं, ठीक है, उनमें यहाँ पे मिल्क की जो प्रोडक्शन हो रही है, इन्होंने इसको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोब्स और लोब्यूल्स का सेम फंक्शन है, पहले लोब्यूल, पहले हमारे पास बल्ब्स हैं, फिर लोब्यूल्स हैं, उसके बाद लोब्स हैं, ठीक है। द लोब्स, लोब्यूल्स एंड बल्ब्स आर लिंक्ड बाय थिन ट्यूब्स, ठीक है, कि लोब्स, लोब्यूल्स और जो बल्ब्स हैं इनके दरमियान में हमारे पास क्या है, थिन ट्यूब्स हैं जिनको हम डक्ट्स कहते हैं, ठीक है, थिन ट्यूब्स, दीज डक्ट्स। अब ये जो डक्ट हैं ये क्या करती हैं, ये जाके ओपन होती हैं किसमें, निप्पल में, ठीक है। तो एट द एंड जो मिल्क की प्रोडक्शन हो रही थी बल्ब्स में, वो ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हुई, निप्पल तक। तो दरमियान में जो पार्ट्स आते हैं वो लोब्स हैं, लोब्यूल्स हैं, और हमारे पास डक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो इन इसमें ये जो चैनल बनता है, यहाँ से मिल्क की जो प्रोडक्शन हुई है वो ट्रांसपोर्ट होके निप्पल तक जाएगी। द स्पेस बिटवीन लोब्यूल्स एंड डक्ट ऑक्यूपाइड बाय फैट, ठीक है, जिनको हम फैटी टिश्यूज कहते हैं, एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एडिपोज टिश्यूज हैं, ठीक है, ये मसल्स हैं जो कि हमारे पास चेस्ट के मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये ब्रेस्ट के एनाटमी है। तो हम इससे ज़्यादा इसको और ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करेंगे, बाकी ये चीज़ें आपने पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, जो कि कहाँ से आती है ब्लड सप्लाई, हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का आपने वर्ड सुना होगा, इंटरकोस्टल आर्टरीज का भी वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। तो यही वाली जो आर्टरीज होती हैं वो ब्रेस्ट के जो मसल्स हैं या टिश्यूज हैं उनको सप्लाई करते हैं। ब्लड सप्लाई फॉर द ब्रेस्ट कम फ्रॉम द परफोरेटिंग ब्रांचेस, किसकी, इंटरनल थोरेसिक और इंटरकोस्टल आर्टरी। तो इंटरकोस्टल आर्टरी से और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी से ब्रांचेस निकलती हैं जिसने ब्रेस्ट के डिफरेंट टिश्यूज को ब्लड सप्लाई देनी है, ठीक है। देयर आर नो मसल्स इन द ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट का जो एरिया है इसमें कोई भी मसल नहीं होता, इसमें एडिपोज टिश्यूज होंगे, लोब्यूल्स होंगे, डक्ट होंगे, ये चीज़ें होती हैं, स्किन के टिश्यूज होंगे,
लेकिन यहाँ पे मसल्स नहीं होते, मसल्स पीछे चेस्ट एरिया में होते हैं, ठीक है। देयर आर नो मसल्स इन द ब्रेस्ट बट दे आर कवरिंग द रिब्स, ठीक है। इन्होंने रिब्स को कवर कर रहे हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेस्ट की नीचे वाली साइड पे, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ब्रेस्ट सिंटिग्राफी असल में है क्या। इट इज अ नॉन इन्वेसिव इमेजिंग मोडालिटी बाय यूजिंग रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, जिसको हम रेडियो फार्मास्यूटिकल कहते हैं, जिसको हम ट्रेसर कहते हैं, ठीक है। कि हमने इमेजिंग मोडालिटी यूज की है, ठीक है। उसके साथ हमने क्या किया है, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हम यूज करेंगे। उसके लिए किसके लिए यूज करना है, हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, टू डिटेक्ट ब्रेस्ट कार्सिनोमा, to detect breast carcinoma and get information about ट्यूमर सेल वायबिलिटी, कि अगर कार्सिनोमा वहाँ पे प्रेजेंट है तो उन सेल्स की वायबिलिटी कितनी है, कितने % चांसेस हैं कि जो टिश्यूज हैं वो लाइव हैं या उनकी डेथ हो चुकी हुई है, ठीक है। तो हमने वायबिलिटी जब देखनी है उन टिश्यूज की, तो उसके लिए हम ब्रेस्ट सिंटिग्राफी करते हैं। हम इसमें टिश्यूज की वायबिलिटी देख सकते हैं, उनकी फिजियोलॉजी देख सकते हैं, उनका फंक्शन देख सकते हैं। अब अगर हम इंडिकेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम कहते हैं डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर व्हेन मैमोग्राफी इज डाउटफुल, कि हमने मैमोग्राफी करवाई है, ठीक है। वो रेडियो मैमोग्राफी भी हो सकती है, सोनो मैमोग्राफी भी हो सकती है। अब रेडियो और सोनो मैमोग्राफी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो आपको इसका बारे में डिटेल से पहले से पता होगा, ठीक है। तो अब रेडियो मैमोग्राफी या सोनो मैमोग्राफी जब हुई थी तो उसमें हमें डाउटफुल कोई कंक्लूजन मिला है या रिजल्ट मिला है, तो उसको फाइनलाइज करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है, ब्रेस्ट सिंटिग्राफी करवाई है। हमें ये लग रहा है कि बेबी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसको डिटेक्ट अगर हमने करना है तो फिर हम सिंटिग्राफी करवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा और भी ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे हमें जो रेडियो मैमोग्राफी थी या फिर सोनो मैमोग्राफी थी वो यूजफुल नहीं थी। वो कैसे केसेस हो सकते, यूज्ड इन अ केसेस वेयर मैमोग्राफी इज नॉट हेल्पफुल। ऐसे केसेस जहाँ पे हम मैमोग्राफी अगर सिंपल करें तो वह हेल्पफुल नहीं है। वो कौन से केसेस हैं, पार्शियल ब्रेस्ट सर्जरी, अगर पेशेंट की पहले से पार्शियल ब्रेस्ट सर्जरी हुई है तो डेफिनेटली हम उस पेशेंट की मैमोग्राफी नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर ब्रेस्ट रेडिएशन, ठीक है। अगर हमने पेशेंट को रेडिएशन नहीं दे रही तो फिर हम नहीं करेंगे। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स है पहले से, अगर इम्प्लांट का पेशेंट है तो डेफिनेटली वहाँ पे मैमोग्राफी यूजफुल नहीं होती, अगर हमने वहाँ पे कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है या डिटेक्ट करनी है। या जो मोर डेंस ब्रेस्ट होती हैं उसके लिए भी जो मैमोग्राफी होती है वो इतनी सेंसिटिव नहीं होती, तो ऐसे केसेस में हम सिंटिग्राफी को प्रेफर करेंगे, ठीक है। असिस्टेंस इन आइडेंटिफाइंग बायलेटरल ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। कि अगर बायलेटरल ब्रेस्ट कैंसर है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम यूज करते हैं एवेलुएशन एंड। अब इसका क्या मतलब है कि हमने बायलेटरल ब्रेस्ट कैंसर, अब जब हमारे पास क्या होता है कि राइट ब्रेस्ट फॉर एग्जांपल या लेफ्ट ब्रेस्ट एक नॉर्मल है एक एबनॉर्मल है, तो हम दोनों को आपस में कंपेयर करके भी फाइंडिंग बना देते हैं, ठीक है। या हमें ऐसा लग रहा है कि इसके टिश्यूज में डिफरेंस है तो फिर हम दूसरी ब्रेस्ट का देख लेते हैं, लेकिन अगर दोनों में ही प्रॉब्लम है तो उसके लिए प्रेफर्ड ये हमारे पास मोडालिटी होती है कि हम उसकी ब्रेस्ट सेंटिग्राफी करवा लें, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं एवेल्युएशन एंड प्रिडिक्शन ऑफ ट्यूमर रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी। अगर पेशेंट को ब्रेस्ट कार्सिनोमा है तो वो कीमोथेरेपी पे होगा, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, तो उसकी एवेल्युएशन करने के लिए कि ट्यूमर का कैसा रिस्पॉन्स है कीमोथेरेपी के लिए, उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है या वो स्टॉप हो गया है, तो उस चीज़ को एवेलुएट करने के लिए भी हम ब्रेस्ट सिंटिग्राफी या मैमो सिंटिग्राफी कर सकते हैं। तो ये आपके पास इंडिकेशंस हैं जिसकी वजह से हम सिंटिग्राफी को प्रेफर करते हैं या हम सिंटिग्राफी यूज़ करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देते हैं तो हम कहते हैं कि मेथड एंड प्रोसीजर, कि हमने ये जो अभी बातें की हैं, हमने सिंटिग्राफी करनी है उसके लिए हम किस तरह का मेथड और प्रोसीजर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं कि पेशेंट प्रिपरेशन, डेफिनेटली कोई भी आपने स्कैन करना है, कोई सिंपल भी आपने करना है, तो उसके लिए मोस्ट कॉमन जो चीज़ होती है, जो आप ये कह लें जो नेसेसरी चीज़ है, इसेंशियल है, जिसके बगैर आप अगर टेस्ट करेंगे तो वो आपका अच्छा नहीं होगा।
अगर आपने एक ऑप्टिमम रिजल्ट लेना है तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सबसे पहले पेशेंट की प्रिपरेशन को देखें कि आपने उसमें किन चीज़ों को जहन में रखना है, पेशेंट को किस तरह से प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन हमने क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो हमने पेशेंट को जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करना है। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, कोई भी आप प्रोसीजर करेंगे तो आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। जब वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा तो हमारी जो मोडालिटीज़ है इसमें सबसे जो ड्रॉबैक आता है वो पेशेंट के साथ अगर आपकी कम्युनिकेशन ठीक नहीं है तो फिर वहाँ पे मोशन आर्टिफैक्ट आ सकता है। ठीक है, अगर पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा तो जब मोशन आर्टिफैक्ट आएगा तो उसकी रेजोल्यूशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, या आपका जो रिजल्ट है, जो इमेजेस हैं वो सही नहीं होंगे। ठीक है, तो फिर हमें क्या होगा, रिपीट स्कैन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम पहले से पेशेंट को जो प्रोसीजर होता है वो एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद पेशेंट की कोई ऐसी चीज़ अगर उसने पहनी हुई है, फॉर एग्जांपल कोई ज्वेलरी है, कोई पिन्स हैं, कोई मेटल की चीज़ है, ठीक है, तो वो आप रिमूव करवाएंगे। या उसके जो कपड़े हैं, जो उसने ड्रेस पहना हुआ है, उसमें कोई बटन्स वगैरह लगे हुए हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप उसको रिमूव करवाएंगे और उसको आप हॉस्पिटल गाउन में, ठीक है, उसको आप एक गाउन देंगे जो कि फ्रंट से ओपन होता है। ठीक है, वो आप उसको पहनाएंगे। तो ये इसकी प्रिपरेशन में आ जाता है, जो कि आपने स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करना है। उसके बाद हम कहते हैं कि ब्रेस्ट सेंटीग्राफी शुड बी डिलेड एट लीस्ट 2 weeks आफ्टर अ सिस्ट एस्पिरेशन और फाइन नीडल एस्पिरेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रेस्ट में आपको कोई ट्यूमर है या कोई सिस्ट लग रही थी, उसको आपने एस्पिरेट करवाया है। ठीक है, जो पेशेंट आपके पास आया उसने उससे पहले एस्पायरेशन करवाई है, तो डेफिनेटली जब आप उसकी फाइल चेक करते हैं, उसका पिछला मेडिकल रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो उसमें वो लिखा होगा। तो फिर आपने फ़ौरन से ब्रेस्ट सेंटीग्राफी नहीं करनी, आप ऐसे पेशेंट को 2 week बाद का टाइम देंगे। ठीक है, जब उसकी कोई एस्पायरेशन आई हुई है। लेकिन अगर पेशेंट की कोई एक्सिशनल बायोप्सी है, ठीक है, या कोर बायोप्सी है, तो फिर 4 to 6 weeks आपने वेट करवाना है। ठीक है, अगर सिंपल फाइन नीडल एस्पिरेशन है तो उसके लिए 2 weeks है, लेकिन अगर कोर नीडल बायोप्सी है या एक्सिशनल बायोप्सी है तो उसमें आपने 4 to 6 weeks जो वो पेशेंट को वेट करवाना है। उसके बाद आपने ब्रेस्ट सेंटीग्राफी करनी है ताकि कोई भी फॉल्स पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स ना आए। अब उसके बाद जो हमारे पास आता है वो रेडियो फार्मास्यूटिकल है कि हम इसमें कौन सा रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टेक्नीशियम 99M मीबी जो कि हम प्रेफर्ड रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज़ करते हैं। इसकी डोज कितनी होगी, 20 to 30 MCI इंट्रावेनस इंजेक्शन होगा। ठीक है, अब इंजेक्शन शुड बी इन कॉन्ट्रालेटरल आर्म। इसका क्या मतलब है कि जिस साइड पे आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई अबनॉर्मेलिटी है, वो चाहे राइट ब्रेस्ट में है तो फिर आप लेफ्ट आर्म में इंजेक्ट करेंगे। अगर लेफ्ट ब्रेस्ट में है तो आप राइट आर्म में इंजेक्ट करेंगे। तो हमने कॉन्ट्रालेटरल जो आर्म होगा उसकी वेन फाइंड आउट करके उसमें इंट्रावेनस इंजेक्शन देना है। अब अगर हमारे पास बायलेटरल केस हो कि हमें सस्पेक्शन दोनों में है, या हम ये कह रहे हैं कि हमने दोनों ब्रेस्ट का सेंटीग्राफी करनी है, तो फिर हम आर्म को यूज़ नहीं करेंगे, हम फुट की वेन यूज़ करेंगे। जैसे हम एंजियोग्राफी में करते हैं कि अगर आपने एक आर्म की एंजियोग्राफी करनी है तो आप कॉन्ट्रालेटरल साइड की दूसरी आर्म को यूज़ करेंगे। ठीक है, इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए। ठीक है, और अगर बोथ आर्म्स आपने एंजियोग्राफी करनी हो तो आप फुट की वेन यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे भी देखना है कि अगर बोथ ब्रेस्ट हैं तो आप फुट की वेन यूज़ करेंगे। अगर एक साइड की है तो आप उसकी कॉन्ट्रालेटरल जो साइड होगी वो आप यूज़ कर सकते हैं इंजेक्शन के लिए। ठीक है, जो कि इंट्रावेनस इंजेक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे पास जो एक्विजिशन पैरामीटर्स हैं ये क्या हैं, इसमें हमने कौन से एक्विजिशन पैरामीटर्स को फॉलो करना है। सबसे पहले कहते हैं हम स्टैंडर्ड गैमा कैमरा विद लो एनर्जी हाई रेजोल्यूशन कॉलीमेटर होना चाहिए। ठीक है, गैमा कैमरा में जो कॉलीमेटर है वो कैसा हो, लो एनर्जी, क्योंकि हम इसमें टेक्नीशियम 99M यूज़ करें जिसकी एनर्जी पीक जो है वो 140 keV है। ठीक है, और उसकी विंडो जो सेंटर्ड होती है वो 20% विंडो होती है। तो हम इसके लिए लो एनर्जी और हाई रेजोल्यूशन, ताकि रेजोल्यूशन हमारे पास बेस्ट आए, तो हाई रेजोल्यूशन हमने कॉलीमेटर यूज़ करना है।
अब मैट्रिक्स इसमें हम 128 इंटू 128 भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इससे अच्छा भी इम्प्रूव कर यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम रेजोल्यूशन को इम्प्रूव कर सकें। अब छोटा मैट्रिक्स यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि हम इमेजेस जो है वो जल्दी जल्दी एक्वायर कर लेते हैं। तो इस वजह से हम जो डायनामिक इमेजेस होते हैं उसमें हम छोटा मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे हम 80 वाला प्रेफर कर लेंगे या 128 वाला प्रेफर कर लेंगे। लेकिन अब अगर आप स्टैटिक इमेजेस लेने हैं, आपको टाइम का इशू नहीं है, तो आप बड़ा मैट्रिक्स ले सकते हैं ताकि आपकी रेजोल्यूशन जो है वो इम्प्रूव हो सके। लेकिन अगर आपने एक एवरेज लेना है तो फिर आप 128 या फिर 364 वाला हम यूज़ कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एक एवरेज अच्छा रेजोल्यूशन वाला इमेज हो। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो है वो हम इस बेस पे डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो टाइम है, क्योंकि अगर आप बड़ा मैट्रिक्स लेंगे तो उसके लिए आपको इमेज लेने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमारी स्टडी कैसी है, स्टैटिक है या डायनामिक है, और हमें यहाँ पे रेजोल्यूशन कैसी रिक्वायर्ड है। उसके बाद हम कहते हैं पेशेंट की पोजिशनिंग। ठीक है, अब पेशेंट शुड लाई इन प्रोन पोजिशन। ठीक है, जो कि हमारा जो टेबल है जो गैमा कैमरा के साथ होता है, ठीक है, उस टेबल पे पेशेंट की जो पोजीशन होगी वो प्रोन पोजीशन होगी। ठीक है, 2 ओपनिंग डिज़ाइन टेबल कि इसकी 2 ओपनिंग्स है। ठीक है, जिसमें हमने ब्रेस्ट को आप ये कह लें कि असेस करना होता है या आपने सपोर्ट देनी होती है। ठीक है, उसके बाद अब ये हमारे पास क्या है कि पेशेंट की पोजीशन होगी। ठीक है, अब इसके लिए हम वही वाला टेबल यूज़ नहीं करते जो मेन हमारे पास आप ये कह लें कि जैसे रीनल सिंटिग्राफिया या बोन सिंटिग्राफिया आप उसके लिए जो यूज़ करें, इसमें हमने डिज़ाइन टेबल होता है। ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं जिसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं, जो हम बोथ ब्रेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पेशेंट की प्रोन पोजीशन बनाते हैं। जैसे अगर आपने एमआरआई कभी किया हो तो एमआरआई में हम जिस तरह से पोजीशन बनाते हैं, वैसे ही सेम इसमें हम सिंटिग्राफी के लिए पोजीशन बनाएंगे। द ब्रेस्ट टू बी इमेज्ड विल बी प्लेस थ्रू द ओपनिंग इन द टेबल, कि हमने ब्रेस्ट की पोजीशन इस तरह से बनानी है कि वो जो 2 ओपनिंग्स हैं उसमें प्लेस्ड करना है। ठीक है, उसके बाद टू प्रिवेंट क्रॉस टॉक बिटवीन द 2 ब्रेस्ट, one breast will be elevated up and the other breast will be inserted through the open in the table। क्योंकि जब दोनों एक ही पोजीशन पे आ जाएंगे तो वहाँ पे क्रॉस टॉक होता है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो तो जो मेरा सिटी का लेक्चर था उसमें हमने क्रॉस टॉक जो आर्टिफैक्ट होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। आप इसको वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्रॉस टॉक जो आर्टिफैक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ब्रेस्ट की जो पोजीशन है उसको चेंज कर देते हैं। एक को थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं, दूसरी को थोड़ा डाउनवर्ड साइड पे, तो दोनों का जो लेवल है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्रॉस टॉक नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद इमेजिंग व्यूज़ आपने कौन कौन से लेने हैं, प्रोन लेटरल व्यू ऑफ द सस्पेक्टेड ब्रेस्ट। ठीक है, और कितने टाइम पे, फॉर 10 मिनट एक्विजिशन, कि एक्विजिशन टाइम कितना है कि आपने एक प्रोन लेटरल व्यू ले रहे हैं जो कि सस्पेक्टेड ब्रेस्ट है। ठीक है, और वो कितना होगा, 10 मिनट एक्विजिशन टाइम है उसका, विद मार्कर ऑन द निप्पल, कि हमने निप्पल पे मार्कर लगाना है। अब ये मार्कर क्या है ये भी आपको पहले से पता है, मैंने इसके बारे में भी आपको पहले से डिटेल से बताया हुआ है, तो आप इसको वहाँ से स्टडी कर सकते हैं अगर आपको अभी याद नहीं है। उसके बाद हमने सेकंड व्यू कौन सा लेना है, प्रोन लेटरल व्यू। ठीक है, ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट, जो सस्पेक्टेड ब्रेस्ट है उसके जो दूसरी साइड है उस ब्रेस्ट का भी हमने एक प्रोन व्यू ही लेना है। ठीक है, और वो भी 10 मिनट एक्विजिशन पे होगा, और उसमें भी हमने निप्पल पे मार्कर लगाना। अब ये मार्कर का आपको पता है कि हमने क्यों लगाते हैं, ताकि हमें एनाटमी जो है वो सही से डिफाइन हो सके, हमें ये पता हो कि ये वाला एरिया जो वो निप्पल है। ठीक है, हम इस जगह पे अगर हैं तो ये वाला एरिया बनता है, ये वाला क्वाड्रेंट बनता है, तो उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम मार्कर लगाते हैं, क्योंकि हमें सिंटिग्राफी में एनाटमी इतनी क्लियर नज़र नहीं आती जितनी हमें बाकी मोडालिटीज़ में नज़र आती है। जैसे हम अल्ट्रासाउंड में देख लेते हैं या मैमोग्राफी में देखते हैं या हम सिटी में देखते हैं, हम वैसे इसमें एनाटमी नहीं देख सकते, इसलिए हम अपनी बाउंड्री बनाने के लिए ये मार्कर लगाते हैं। अब ये हमने दोनों ब्रेस्ट की एक इमेजेस लेने हैं प्रोन लेटरल, ठीक है, सस्पेक्टेड का और उसकी दो दूसरी साइड होगी उसका। उसके बाद हम कहते हैं कि हमने थर्ड व्यू कौन सा लेना है, इंटीरियर सुपाइन।
ठीक है। और अपराइट चेस्ट इमेज, पहले तो हमने प्रोन था, अब हमने पोजीशन को चेंज किया है, ठीक है। तो हम एक इंटीरियर सुपाइन पोजीशन में लेंगे जिसको हम अपराइट चेस्ट इमेज भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें बोथ ब्रेस्ट जो है वो इंक्लूड होंगे और बोथ एक्जिला भी इंक्लूड होंगे, तो ये हमारे पास थर्ड इमेज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर स्पेक्ट आपने करना है तो वो आप कर सकते हैं, ऑप्टिमल है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या अगर ऐसा पेशेंट है जिसके लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप ना करें। तो आपकी यहाँ तक स्टडी जो है वो कंप्लीट हो जाती है जब आपने इमेजेस ले लिए। अब इमेजेस लेने के बाद प्रोसेसिंग हो जाती है। अब प्रोसेसिंग में हमने क्या करना है, फॉर प्लानर इमेजेस नो स्पेसिफिक प्रोसेसिंग, ठीक है। कि जो प्लानर इमेजेस होते हैं, जो हमने प्लान्ड इमेजेस लिए हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं है। ओनली मास्किंग द हाई एक्टिविटी एरियाज फॉर द इंटरनल ऑर्गन्स ड्यू टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नीशियम 99 MeV, ठीक है। हमने प्लानर जो ये जो इमेजेस ऊपर तक लिए हैं, जो प्रॉन इमेजेस थे, जो इंटीरियर इमेजेस हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक हमें प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है कि जो एरियाज हैं वहाँ पे, जो वहाँ पे नॉर्मल टिश्यूज हैं या मसल्स हैं, या वहाँ पे जैसे लंग्स आ जाते हैं, ठीक है, हार्ट आ जाता है, ठीक है, वेसल्स हैं, उनमें भी तो एक्टिविटी होगी। अब उस हाई एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए या सप्रेस करने के लिए हम प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, ताकि जो हमने इमेजेस लिए हैं उसमें हम सिर्फ ब्रेस्ट के एरिया को इन्हेंस करें और बाकी को सप्रेस कर सकें, ठीक है। क्योंकि उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो टेक्नीशियम की होगी, जैसे वेसल्स में है, हार्ट में अगर हार्ट टेक्नीशियम पड़ा हुआ है तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो इस वजह से हमने उन एरियाज़ को सप्रेस करके सिर्फ ब्रेस्ट एरियाज़ को इन्हेंस करना है, तो इसके लिए हम प्रोसेसिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सस्पेक्ट जो है वो अगर हम करेंगे तो उसके लिए हम प्रोसेसिंग यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, ठीक है, जो कि सिंटीग्राफी के इमेजेस हैं। ये हमारे पास इंटीरियर व्यू है जिसमें ब्रोथ ब्रेस्ट आ जाते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको दोनों आर्म्स, हल्का सा इमेज आता है, मैं आपको बार बार बताती हूँ कि हमें इसमें एनाटॉमी इस तरह से क्लियर नहीं होती। ये हमारा नेक का एरिया है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे देखें अगर आप, ये है, देखें पीछे हमें थायराइड में थोड़ा थोड़ा टेक्नीशियम पड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये आपके फेस के एरियाज आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हार्ट और लंग्स में हमें एक्टिविटी नज़र आ रही है, वेसल्स में यहाँ पे जो मेन वेसल्स है उनमें एक्टिविटी नज़र आ रही है। तो इनको सप्रेस करके, अभी तो ये एक्टिविटी ज़्यादा थी, इसको सप्रेस करने के बाद हमें ये इस तरह से नज़र आ रही है। ये हमारे पास जो है, ये ब्रेस्ट के एरिया में अगर हम देखें तो ये नोड्यूल है जिसको हमने अब डिफरेंट व्यूज़ में देखना है। ये इंटीरियर में था, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये लेटरल में है, ठीक है। ये लेफ्ट ब्रेस्ट में हमें लेटरल में वही वाला व्यू नज़र ट्यूमर नज़र आ रहा है जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो राइट ब्रेस्ट जो है वो हमें नॉर्मल नज़र आ रही है, हमें कोई भी यहाँ पे फाइंडिंग नज़र नहीं आ रही। तो ये लेटरल साइड है राइट ब्रेस्ट की, तो यहाँ पे भी ये हमें नॉर्मल है, ठीक है, हमें यहाँ पे कोई फाइंडिंग नज़र नहीं आ रही। अब हम कहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे स्कैन में एरर आ सकता है या हम मिस डायग्नोसिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि जो स्मॉल लेजन्स हैं लेस देन 1 सेंटीमीटर, उनको हम मिस कर सकते हैं ब्रेस्ट सिंटिग्राफी में। मे बी वो हमें नज़र ही ना आए, मे बी नज़र भी आ जाए, लेकिन जो लेस देन 1 सेंटीमीटर है वो हमें मिस हो जाता है ब्रेस्ट सिंटिग्राफी में, ये भी एक एरर है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो लिम्फ नोड्स रहते हैं जो एक्सिलरी रीजन में प्रेजेंट है उसमें अपटेक आ जाता है, उसमें अपटेक आने की वजह से वो इन्हेंस्ड नज़र आते हैं। तो हम उसको मिक्स कर सकते हैं पैथोलॉजी के साथ, लेकिन मे बी वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। तो उसमें हमें अब नॉर्मल अपटेक नज़र आ रहा होता है एक्सिलरी रीजन में, तो हमें लिम्फ नोड जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। ये एक इसकी रीज़न है, ठीक है, या एरर है। उसके बाद जो पोस्ट सर्जरी होते हैं, जो पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स होते हैं, उनमें हमें अपटेक नज़र आता है जो कि अब नॉर्मल अपटेक होता है, वो होना नहीं चाहिए, ठीक है। पेशेंट ठीक होता है लेकिन वो अब नॉर्मली अपटेक होता है, वो एरर होता है, ठीक है। तो उसको हमने पैथोलॉजी से कंसीडर नहीं करना। उसके बाद हम कहते हैं पोस्ट रेडियोथेरेपी का अगर पेशेंट है उसमें भी अपटेक हो जाता है, ठीक है, वो भी नॉर्मल पेशेंट होता है, लेकिन हमें वो अब वो जो फॉल्स नेगेटिव और पॉजिटिव वाला केस है वो ये होता है कि ये एरर्स हमें नज़र आ जाते हैं जिनको हमने जहन में रखना है। पेशेंट अगर मूव कर जाएगा, पेशेंट मूवमेंट की वजह से हमें जो इमेज है, अब अगर हम पीछे देखें इमेज को तो ये कितने मतलब ब्लर से और कम रेजोल्यूशन के इमेजेस हैं, हालांकि ये इमेजेस बहुत अच्छे हैं।
अब अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी पेशेंट की मूवमेंट होगी तो क्या आप पैथोलॉजी को आइडेंटिफाई कर सकेंगे? हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एज कम्पेयर टू सीटी एमआरआई की अगर हम बात करें तो इसकी एनाटमी जो होती है वो बहुत मतलब ये कह लें कि कम होती है, हमें बहुत कम इसमें एनाटमी नज़र आती है, इतनी क्लियर एनाटमी नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे भी अगर पेशेंट की मूवमेंट होगी तो हम डेफिनेटली चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये एक बिग रीज़न होती है कि आपने पेशेंट को पहले से कम्युनिकेट करना है, इन चीज़ों के बारे में बताना है। उसके बाद हम कहते हैं जो कॉन्ट्रालेटरल क्रॉस टाक है, ठीक है, इफ बोथ ब्रेस्ट आर डिपेंडेंट ड्यूरिंग द स्कैन, कि अगर हमने ब्रेस्ट की पोजीशन सही से नहीं बनाई, जैसे हमने पीछे कहा था कि हमने दोनों के लेवल को चेंज करना है ताकि दोनों एक ही लेवल पे ना आए और कॉन्ट्रालेटरल जो क्रॉस टाक है वो ना हो, जो आर्टिफैक्ट है वो ना आए। तो अगर हम वो नहीं करते हैं तो फिर उसकी वजह से भी हमारा जो स्कैन है उसमें एरर आ सकता है। अब अगर हम कंपैरिजन देखें ब्रेस्ट सिंटिग्राफी और ब्रेस्ट मेमोग्राफी में तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम कहते हैं जो ब्रेस्ट सिंटिग्राफी है ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, लेकिन ब्रेस्ट मेमोग्राफी जो इन्वेसिव टेक्निक है क्योंकि इस पर हम रेडिएशन अप्लाई करते हैं बाहर से, तो ये इन्वेसिव टेक्निक होती है। उसके बाद सेंसिटिविटी अगर हम देखें तो दोनों की 100% है, हम दोनों मीन्स कि दोनों ही एक चीज़ के लिए 100% सेंसिटिव है, लेकिन स्पेसिफिसिटी जो है वो सिंटिग्राफी की ज़्यादा है और मेमोग्राफी की कम है जो कि 54% है और सिंटिग्राफी की 94.6% ऑलमोस्ट। ये जो वैल्यूज़ है ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि ये मटेरियल होता है, कुछ बुक्स में एक डिजिट ऊपर होगा, किसी में कम होगा, तो ये थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। उसके बाद हम कहते हैं कैन डिटेक्ट स्मॉल ट्यूमर्स विद स्मॉल साइजेस बट नॉट लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर से जो छोटा ट्यूमर होगा उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, डिटेक्ट नहीं कर सकता। और मेमोग्राफी भी लेस देन 1 सेंटीमीटर वाले ट्यूमर को, लेस देन 1 क्या, ये तो मतलब 1-2 जो सेंटीमीटर हैं उनको भी मिस कर सकती है। स्मॉल ट्यूमर्स को ये आइडेंटिफाई कर सकती है, लेकिन जो ज़्यादा स्मॉल होते हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकती। लेकिन सिंटिग्राफी में सिर्फ लेस देन जो 1 सेंटीमीटर होगा वही मिस होगा, बाकी आइडेंटिफाई हो जाते हैं। कैन बी यूजफुल इन केस ऑफ डाउटफुल और इनकरेक्ट बायोप्सी। ठीक है, कि अगर इनकरेक्ट बायोप्सीज हुई हैं या डाउटफुल हैं कि हमें डाउट है कि शायद इसको ये है या ये है, तो हम वहाँ पे इसको सिंटिग्राफी करके अपना डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें मेमोग्राफी जो है वो डाउटफुल जो बायोप्सीज हैं उनके लिए ये यूज़फुल नहीं होती क्योंकि इसका रिजल्ट भी ऑलमोस्ट वैसा ही होता है। तो मेमोग्राफी के बाद हम बायोप्सी करवाते हैं जब हमें सस्पिशन हो, तो बायोप्सी के बाद हम मेमोग्राफी तो नहीं करवाएंगे। तो उसके बाद हम फर्दर मोडालिटी की तरफ जाएंगे कि अगर बायोप्सी में भी कंफर्म नहीं हुआ तो फिर हम नेक्स्ट सिंटिग्राफी करवाएंगे। अब एट द एंड कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट सिंटिग्राफी कैन बी वेरी हेल्पफुल इन द डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन एंड आल्सो कैन बी हेल्पफुल इन मॉनिटरिंग ऑफ रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी। कि कैंसर है पेशेंट को उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, पेशेंट को कैंसर है उसकी कीमोथेरेपी हो रही है, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है या उसकी रेडियोथेरेपी हो रही है, ठीक है, तो उसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई सस्पेक्टेड ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। इसके बारे में अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।